जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका नालंदा एस एकेडमी के इस ऐप पर। आप लोगों को मैंने दो पार्ट में पढ़ा करके यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो था वो कल मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया था। कल उसकी क्लास थी, परसों भी उसकी क्लास रही है। जो बच्चे हमारे ऐप से जुड़े हुए हैं उन बच्चों ने इस क्लास को पढ़ भी लिया होगा। आज की जो क्लास है वो आज की क्लास हमारा चैप्टर नंबर 2 है, अंग्रेजों की भारत पर विजय। अंग्रेज भारत में अपने शासन की शुरुआत किस प्रकार से करते हैं, इसको आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने भारत में एक पद्धति की शुरुआत की थी जिस पद्धति को हस्ताक्षर पद्धति के नाम से जाना गया था। और मैंने आपको बताया था कि जो हस्ताक्षर पद्धति थी, इस पद्धति को इन्होंने सबसे पहले बंगाल में शुरू किया था। और बंगाल में ये शुरू करते हैं क्योंकि बंगाल में इनको मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई थी और ये इस पद्धति का अत्यधिक दुरुपयोग करते और बंगाल को कमजोर करना शुरू करते हैं। और इसी कमजोरी का फायदा उठा करके अंग्रेजों ने बंगाल में प्लासी और बक्सर के युद्ध को जीत करके बंगाल में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। तो कैसे ये बक्सर और प्लासी के युद्ध को जीतते उसको आज की क्लास में हम समझेंगे। हस्ताक्षर पद्धति क्या थी इसको भी समझेंगे और पिछले चैप्टर से हम इसको कैसे लिंक करेंगे इसके बारे में भी हम धीरे धीरे आगे की क्लासों में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि उस समय की शासन व्यवस्था कैसे थी। उस समय पर भारत को प्रांतों में डिवाइड किया गया था और प्रांतों के शासक नवाब कहलाते थे और केंद्र में दिल्ली हुआ करता था। और नवाब जो थे वो अपना समय समय पर सेना, राजस्व का हिस्सा और अन्य सुख सुविधाएं नवाब बादशाह के पास पहुंचाया करते थे और बादशाह बदले में उनको सुरक्षा प्रदान करता था और उन पर कभी भी हमला नहीं किया करता था। तो ये जो प्रांतीय व्यवस्था थी, इस प्रांतीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण प्रांत था आपका बंगाल था। बंगाल का उस समय पर महत्वपूर्ण होने के कई कारण थे, जिसमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण था बंगाल की वहां की व्यवस्था, बंगाल की वहां की शासन की व्यवस्था। वहां पर नवाब शासन करते आ रहे थे और नवाब बादशाह के अधीन हुआ करते थे। दूसरा, अंग्रेजी दृष्टि से अगर बात की जाए तो बंगाल इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि बंगाल एक समुद्र के किनारे बसा हुआ क्षेत्र था और वहां पर बड़े पैमाने पर बंदरगाह विकसित थे और इन बंदरगाहों से माल को बड़े आसानी से इंग्लैंड या और देशों में भेजा जा सकता था। तो सामरिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से बंगाल बड़ा महत्वपूर्ण था। अगर पहले आपको बंगाल को समझना है तो पहले हमें बंगाल के नवाब के बारे में समझना है। उससे पहले हमें ये जानना है कि साहब कि बंगाल के नवाब हुआ कौन करते थे, इसको सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। बेटा, कहानी ये थी कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मुर्शीद कुली खां। पहले मुर्शीद कुली खां की अगर मैं बात करूं तो मुर्शीद कुली खां जो थे वो दक्षिण के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, मगर इनको गुलामों को बेच दिया गया था। गुलामों को बेचने के बाद इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया गया। जब इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया गया तो इनका नाम मोहम्मद हादी था, मगर जन्म से माता पिता के द्वारा जो इनको नाम दिया गया था वो नाम था सूर्य नारायण मिश्रा। ठीक है, इस्लाम धर्म स्वीकार किया तो मोहम्मद हादी के नाम से जाने गए। सन 1700 में भारत के बादशाह औरंगजेब थे। औरंगजेब ने इन्हें बंगाल का, औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने अजीम उस शान को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। और अजीम उस शान को जब इन्होंने बंगाल का नवाब बनाया, असल में ये जो अजीम उस शान था ये औरंगजेब का पौत्र हुआ करता था, औरंगजेब का पोता था। इसको जब बंगाल का नवाब बनाया तो इसका जो दीवान था वो दीवान साहब आपका मुर्शीद कुली खां को बनाया गया, जिसका इस समय तक नाम क्या था साहब, मोहम्मद हादी था। अब अजीम उस शान अपना अधिकांश जीवन से दिल्ली में बिताया करता था। इस बात का ये फायदा उठाते और फायदा उठा करके सन 1717 में इन्होंने अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, स्वतंत्र नवाब घोषित कर दिया और घोषणा कर दी कि आज से जो अगला नवाब बनेगा इसका फैसला मैं स्वयं करूंगा, अपने उत्तराधिकारी का चयन ये स्वयं करेंगे। जिस समय पर साहब आपका ये अपने आप को स्वतंत्र नवाब घोषित करते हैं, उस समय पर भारत के जो बादशाह हुआ करते थे वो भारत के बादशाह का नाम था फर्रुखसियार। असल में फर्रुखसियार एक कमजोर शासक साबित हुआ था। इसी का फायदा उठा करके इन्होंने स्वयं को स्वतंत्र नवाब साहब आपका घोषित किया था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि मुर्शीद कुली का बंगाल के स्वतंत्र नवाब तो थे ही, मोहम्मद हादी से नाम बदल करके मुर्शीद कुली रखते हैं और एक नगर की भी स्थापना करते हैं जिस नगर का नाम था मुर्शिदाबाद। इन्होंने मुर्शिदाबाद नगर नाम का नगर बसाया और मुर्शिदाबाद को ढाका के स्थान पर अपने साम्राज्य की राजधानी भी बनाया था। तो ध्यान रखना कि इन्होंने जो अपनी राजधानी थी वो ढाका से ट्रांसफर करके किसको बना दिया था, वो ढाका से ट्रांसफर करके राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाते हैं। ठीक है,
चले भाई, तो एक और बात आपको समझनी है, इनके समय में जो बंगाल नाम का प्रांत था, ये बंगाल क्षेत्रफल में बहुत बड़ा था और क्षेत्रफल में बड़े होने के साथ साथ एक धनी प्रांत के अंतर्गत आया करता था। यहाँ पर एक बड़ी ही खतरनाक प्रथा इसके द्वारा शुरू की गई थी, जिसे साहब आपका इजारेदारी प्रथा कहा जाता था। इस इजारेदारी प्रथा के तहत ये किसानों को अग्रिम धन दिया करता था। अग्रिम धन का मतलब एडवांस पैसा देता था और बदले में, इस पैसे के बदले में ये इनसे पैसा प्राप्त न करके इनसे पैसा प्रदान करता था और इस पैसे को किसान अपनी फसल उगाने में प्रयोग में लाते थे और बदले में इनसे ब्याज सहित फसल कटने के बाद पैसा प्राप्त कर लिया जाता था। ये जो प्रथा थी, इस इजारेदारी प्रथा, इसको नाम दिया गया। इस प्रथा से बंगाल पर प्रभाव ये पड़ा कि बंगाल का किसान धनी होता चला गया। पहले उसको फसल बोने के लिए साहूकार के पास जाना पड़ता था, साहूकार को मोटी मात्रा में उसको पैसा देना पड़ता था ब्याज का। अब वो उससे बच गया, उसने अपनी संपन्नता में इस पैसे को लगाया और धीरे धीरे कलकत्ता जो है या बंगाल जो है वो बड़ी तेजी से साहब आपका विकसित होता चला गया। इसके अलावा इसने मुर्शिदाबाद के अंदर एक बड़ी प्रसिद्ध मस्जिद है, मस्जिद का नाम है साहब आपका कटारा मस्जिद। तो इसने कटारा मस्जिद का निर्माण किया था और सन 1727 में जब इसकी मृत्यु हुई तो इसे इसी मुर्शिदाबाद की कटारा मस्जिद में दफन किया गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मकबरा है वो मकबरा मुर्शिदाबाद की कटारा मस्जिद में स्थित है। अब जब ये मरता है तो मरने के पहले ही इसने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी और इसके बाद जो अगला उत्तराधिकारी बना वो था साहब आपका सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बाद सरताज गद्दी पर बैठा, सरताज के बाद अलीवर्दी खां गद्दी पर बैठे, फिर सुजाउद्दौला गद्दी पर बैठा, फिर मीर जाफर, फिर मीर कासिम आया, फिर मीर जाफर आया, फिर से साहब आपका कौन आया, नजमुद्दौला आया। मीर कासिम गलत लिखा हुआ है। तो आखिरी जो नवाब ऐसे मानते वो किसको मानते, नजमुद्दौला को मानते। तो ये नवाबों का क्रम है जिसमें हमने मुर्शीद कुली खां के बारे में पढ़ लिया। सुजाउद्दीन इतना इंपोर्टेंट नहीं है, सरताज नहीं है। अब कहानी जो खराब होती है वो कहानी कहां से खराब होती है साहब आपका, अलीवर्दी खां से कहानी प्रारंभ होती है। तो हम अलीवर्दी खां के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। असल में मैंने आपको बताया कि हस्ताक्षर पद्धति की जो प्रयोग है वो अंग्रेजों ने बंगाल में करना प्रारंभ कर दिया था। इस पद्धति को थोड़ा सा जरा ध्यान से समझते हैं। असल में मैंने आपको बताया था कि शाही फरमान के अंतर्गत अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने की अनुमति बंगाल में दे दी गई थी कि 3000 रुपए लो और बंगाल में तुम मुक्त व्यापार कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया कि अब बंगाल में तो इनको कोई टैक्स देना नहीं, तो ये जो अपने व्यापारी हुआ करते थे अपने व्यापारियों को एक पत्र दिया करते थे और ये जो पत्र था इस पत्र पर साहब अंग्रेज अधिकारी के हस्ताक्षर हुआ करते थे। अब ये हस्ताक्षर वाला जो पत्र जिस व्यापारी के पास होता था उस व्यापारी से बंगाल में कोई भी सैनिक टैक्स नहीं मांगता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि भारत में उस समय पर या भारत के बंगाल वाले क्षेत्र में उस समय पर भारतीय व्यापारी भी व्यापार कर रहे हैं। और मान लेते कि एक उदाहरण ले लेते कि कोई भारतीय व्यापारी जो है वो 10 रुपए जो है वो टैक्स के तौर पर साहब आपका नवाब को प्रदान कर रहा है। इन्होंने इस पद्धति का प्रयोग करते हुए इस भारतीय व्यापारी से कहा कि एक काम करिए, आप 5 रुपए जो है वो टैक्स के आप अपने पास रखिए, यानी कि आप भारतीय हैं तो आप 5 रुपए अपने पास रखेंगे, 5 रुपए जो है वो साहब आप जो हैं वो हमें प्रदान करेंगे, अर्थात अंग्रेजों को प्रदान करिए। अंग्रेजों का मतलब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी से है। और नवाब को आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं, नवाब को कोई भी टैक्स आपको प्रदान नहीं करना, यानी कि नो टैक्स की व्यवस्था की गई। अब भारत के व्यापारियों ने कहा कि चलिए ठीक है, तो फायदे का सौदा है, हमें फायदा मिलेगा और अंग्रेजों आपको भी फायदा मिलेगा, मगर नवाब के सैनिक जब हमें रोकेंगे तब हम क्या करें। तो इन्होंने कहा कि हम बदले में आपको ये जो 5 रुपए ले रहे हैं, इस 5 रुपए के बदले में हम आपको एक लेटर देंगे और इस लेटर पर हमारे अंग्रेज अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। बस आपको एक बात ये कहनी है कि ये जो माल है ये माल ईस्ट इंडिया कंपनी का है, हम तो केवल व्यापारी इस माल को लेकर के जा रहे हैं, इतना नवाब के सैनिकों से आप झूठ बोलेंगे। यही करना भारतीय व्यापारियों ने शुरू कर दिया और नवाब की जो इनकम थी वो धीरे धीरे साहब आपका कम होने लगी। एक समय ऐसा आ गया कि नवाब अपने सैनिकों को वेतन भी नहीं दे पा रहा था, नवाब के सैनिक उससे परेशान थे और धीरे धीरे नवाब जो थे वो आर्थिक तौर पर कमजोर होने लगे। आर्थिक तौर पर ये जो कमजोरी शुरू हुई, इस कमजोरी को आप जो देख सकते हैं वो देख सकते हैं कहां पर साहब आपका, वो देख सकते हैं अलीवर्दी खां के समय में। अलीवर्दी खां जो थे, इन अलीवर्दी खां की एक विशेषता थी कि अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की जो तुलना है वो किससे की थी साहब आपका, मधुमक्खी से की थी। मधुमक्खी से अंग्रेजों की तुलना की
और ये कहा कि मधुमक्खी जो है या अंग्रेज उस मधुमक्खी के समान है कि जिसे छेड़ा जाए तो काटेंगे और अगर छेड़ा नहीं गया तो ये बदले में हमें शहद प्रदान करेंगी। तो इन्होंने अंग्रेजों से इसकी तुलना की। एक समस्या मुर्शीद कुली खां की ये थी कि मुर्शीद कुली खां के कोई पुत्र नहीं था, इसकी 3 बेटी थी। बड़ी वाली बेटी जो थी उसका विवाह इसने ढाका के नवाब के साथ किया था, जिसका नाम था साहब आपका घसीटी बेगम। घसीटी बेगम का वास्तविक नाम जो था मेहरुनिसा था। दूसरी जो बेटी थी उसका विवाह इसने जो किया था वो किया था साहब आपका पटना के नवाब के साथ। पटना के नवाब के साथ इसने अपनी दूसरी बेटी का विवाह किया और इसका जो बेटा था इसके बेटे का नाम था शौकत जंग। तीसरी वाली जो बेटी थी उसका विवाह इसने किया था साहब आपका पूर्णिया के नवाब के साथ और पूर्णिया का जो नवाब था इसका जो बेटा था इसके बेटे का नाम था साहब आपका सिराजुद्दौला। असल में जो सिराजुद्दौला था इसका जो बचपन था वो बचपन अलीवर्दी खां के साथ ही भी था। अलीवर्दी खां के यहाँ पर इसकी बेटी रहा करती थी, जिससे इसका लगाव थोड़ा सिराजुद्दौला से ज्यादा हुआ और इसने अपना उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को घोषित कर दिया। अब सिराजुद्दौला के समय में हस्ताक्षर पद्धति का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होने लगा। थोड़ा टैक्स अलीवर्दी खां के समय में पहुंच भी रहा था, मगर सिराजुद्दौला के समय में टैक्स पहुंचना पूरी तरीके से बंद हो जाता है और इसी का फायदा उठा करके इसके समय में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। अब ये प्लासी के युद्ध में हारा तो उसकी जो पृष्ठभूमि वो एक दिन में तैयार नहीं हुई, उसकी पृष्ठभूमि कई दिन में तैयार होती है। अंग्रेज और इनके बीच में जो विवाद था वो बड़ा लंबा विवाद रहा। विवाद की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई कि जब ये नवाब बना तो इसका मौसेरा भाई शौकत जंग और मौसी घसीटी बेगम इसके विरोधी हो गए और ये विरोधी होने के कारण और अंग्रेजों के पास जाकर के शरण ले लेते हैं। पहला कारण तो विवाद का ये हुआ कि अंग्रेजों से मांग कर रहा था कि इनको वापस सौंपा जाए, मगर अंग्रेज इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण था कि अंग्रेज इसके समय में हस्ताक्षर पद्धति का बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहे थे, बहुत ज्यादा इसका दुरुपयोग किया जा रहा था। तीसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण था कि इसके राजस्व में लगातार कमी आ रही थी, सेना का दबाव इसके ऊपर पड़ रहा था। अगला एक कारण यह था कि अंग्रेजों ने विरोधियों को शरण दे रखी थी, इस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण था कासिम बाजार में इसका प्रवेश न होना। असल में ये बंगाल का नवाब था और कलकत्ता बंगाल के अंदर शामिल एक शहर था। इस शहर के अंदर ये क्या करता है कि एक बार घूमने के लिए गया, वहां पर इनका एक बाजार था, इनकी एक मंडी थी, मंडी का नाम कासिम बाजार था। मगर इस कासिम बाजार के अंदर बारसन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने इसको घुसने नहीं दिया। इसे बड़ा अपमान लगा, ये बड़ा अपमानित हुआ और अपमानित होने के कारण से ये वापस लौट करके आ गया और अंग्रेजों से इसने इस अपमान का बदला लेने का फैसला किया कि अंग्रेजों से बदला लेगा। और इसी का बदला लेने के लिए इसने क्या किया, 15 जून सन 1756 में इसने जनरल ड्रैग को हरा करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया और ये कलकत्ता पर कब्जा करने के साथ साथ फोर्ट विलियम पर भी कब्जा कर लेता है। जब अंग्रेजों की कलकत्ता नगर इनसे छिन गया तो ये अंग्रेज जाकर के फुल्टा द्वीप में शरण लेते हैं और कहा जाता है कि इसने कुछ अंग्रेजों को गिरफ्तार भी कर लिया था। और इन गिरफ्तार अंग्रेज अधिकारियों को एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जे जे हार्वेल। इन जे जे हार्वेल ने इन गिरफ्तार व्यक्तियों के संदर्भ में एक मनगढ़ंत कहानी पेश की और कहानी में इसने कहा कि इस नवाब सिराजुद्दौला ने 18 फुट लंबे 14 फुट 10 इंच चौड़े नाम कमरे में 146 अंग्रेज कैदियों को जिंदा ही बनकर दिया। 20 जून को ये घटना अंजाम हुई। मगर इस घटना के बाद क्या हुआ कि ये जो घटना हुई, इस घटना के बाद केवल और केवल साहब आपके 23 अंग्रेज अधिकारी जिंदा बच पाए। ये जो कहानी थी, इस कहानी को इतिहास में ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना भी कहा जाता है, जो 20 जून सन 1756 में घटित हुई है। एक बात तो ध्यान रखना है कि एक सवाल आता है ब्लैक होल की घटना की शहर के निकट घटित हुई थी, तो ये कलकत्ता के पास में साहब आपकी घटित होती है। जब ये शर्मनाक घटना घटित हुई, अंग्रेजों ने इसे सत्य माना और अंग्रेजों ने मद्रास से अपने काबिल अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था साहब आपका रॉबर्ट क्लाइव, इस रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में भेजा कि आप जाइए और जाकर के इस स्थिति को संभालिए और नवाब के साथ समझौता करने की कोशिश करिए। तो ये आता है और आकर के इसने नवाब के साथ एक संधि की जिसको इतिहास में अलीनगर की संधि कहा जाता है। असल में अलीनगर की संधि से आपको ध्यान रखना है कि नवाब ने जब कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था तो इसने इस अलीनगर का नाम बदल करके या इस कलकत्ता का नाम बदल करके अलीनगर रखा था। तो नवाब के द्वारा कलकत्ता का दिया गया जो नाम है वो क्या है साहब, अलीनगर है। 2 फरवरी 1757 में संधि हुई और इस संधि के तहत ये निश्चित किया गया कि अंग्रेज जो है अब नवाब के मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे और बदले में नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों को फोर्ट विलियम वापस कर देगा।
मगर अंग्रेज यहीं पे नहीं रुके। रॉबर्ट क्लाइव पूरी प्लानिंग करना शुरू करता है, नवाब के विरोधियों को एकजुट करता है, और इसके सबसे बड़े विरोधियों में था साहब आपका सेनापति मीर जाफर। असल में मीर जाफर की जो सेना थी उसको कई दिनों से वेतन नहीं दिया गया था, और सेना बड़ी दबाव डाल रही थी कि मीर जाफर पर कि आप हमारे वेतन की व्यवस्था करिए। तो अंग्रेजों ने इसको नवाब बनाने का लालच दिया, और नवाब बनाने का लालच देकर के इसको अपने पक्ष में मिला लिया, और इससे कहा कि जब भी हम नवाब के साथ युद्ध में पहुंचेंगे तो आपको अपनी सेना लेकर के हमारे पक्ष में पहुंचना है। ये यही करता है। और जब 23 जून सन 1757 में पश्चिम बंगाल के अंदर एक जिला पड़ता है, जिले का नाम है नादिया। इस नादिया जिले के अंदर एक युद्ध प्रारंभ हुआ जिसे इतिहास में प्लासी के युद्ध के नाम से जाना गया। इस युद्ध में एक तरफ सिराजुद्दौला उसका सेनापति मीर जाफर, दूसरी तरफ अंग्रेज थे, परंतु युद्ध के अंतिम समय में ये मीर जाफर अंग्रेजों का साथ छोड़ता है, और नवाब का साथ छोड़ता है। सिराजुद्दौला को छोड़कर के अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। ये अंग्रेजों की जीत का कारण बना। इस युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और जनरल ड्रैक हुआ करते थे। मीर जाफर कमजोर पड़ गया, या मीर जाफर अकेला पड़ गया। इसके कुछ वफादार थे, जिन वफादारों में से एक का नाम मीर मदान और मोहनलाल था। ये जो मीर मदान और मोहनलाल थे, इन मीर मदान मोहनलाल ने इनसे कहा कि आप यहाँ से सुरक्षित बचिए, अपनी जान बचाइए। आपकी अगर जान बच गई तो हम दोबारा से बंगाल को प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी इस लड़ाई का अपमान का बदला ले सकते हैं। तो मीर मदान और मोहनलाल इसको भगा देते हैं। ये भाग करके अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में पहुंचता है। मगर जैसे ही मुर्शिदाबाद में पहुंचा तो मीर जाफर का बेटा था मीरन। इस मीरन ने क्या किया, मोहम्मद बेग नाम का एक किराए का कातिल था, उस किराए के कातिल से इसकी हत्या करवा दी। इस प्रकार प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हत्या हो गई, और अंग्रेजों ने अपना वादा निभाया। और अगला जो नवाब था वो नवाब किसे बनाया साहब आपका, मीर जाफर को अगला नवाब बनाया। तो ध्यान रखेंगे, अगला नवाब कौन बना साहब आपका, मीर जाफर बन जाता है। और मीर जाफर ने नवाब बनने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना की रियासत प्रदान की। एक बात आपको ध्यान रखना कि अधिकांश इतिहासकार इस प्लासी के युद्ध को युद्ध ही नहीं मानते, क्योंकि इस युद्ध में केवल और केवल सत्ता का परिवर्तन हुआ, बड़े पैमाने पर कोई बड़े नरसंहार नहीं हो पाए, जिस कारण से इतिहासकारों ने इसको युद्ध की संज्ञा नहीं दी है। अब इसके बाद जब मीर जाफर गद्दी पर बैठा तो मीर जाफर को नवाब बनाने वाले अंग्रेज ही हैं। तो अंग्रेज क्या करेंगे कि अंग्रेज जो हैं वो अब अपनी सत्ता का दुरुपयोग करना शुरू करेंगे, जिसका परिणाम होगा कि इस मीर जाफर को हटा करके अगला नवाब मीर कासिम को बनाया जाएगा। ये घटना जो है क्या कहलाती है, बेनीस्टार्ट की क्रांति इसको कहा जाता है। अब ये बेनीस्टार्ट की क्रांति क्या है, इसको जानना जरूरी है। उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब प्लासी का युद्ध खत्म हुआ तो रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। गवर्नरों का एक क्रम देखें तो रॉबर्ट क्लाइव 1760 तक रहा, उसको वापस भेज दिया गया, अमेरिका जाना पड़ गया। जे हार्वेल अस्थायी गवर्नर बनते। तो बेनीस्टार्ट जो है वो गवर्नर बनते सन 1760 से। 1760 से लेकर के 1765 तक ये गवर्नर रहता है, और 25 फरवरी सन 1765 को रॉबर्ट क्लाइव वापस आ गया गवर्नर बनकर के। इस लाइन को, इस डेट को जरा याद रखना, ये डेट अभी आपको आगे काम आने वाली है। उससे पहले आपको जरा ध्यान रखना है कि ये नवाबों का क्रम हो गया, और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का अगला नवाब जो बनता है वो साहब आपका मीर जाफर बनता है। असल में मीर जाफर के द्वारा जब मीर जाफर की नियुक्ति अंग्रेजों ने की तो अंग्रेजों की धन की अत्यधिक मांग बढ़ने लगी। अंग्रेज अत्यधिक धन मांगने लगे। इस धन से तंग आकर के, इस मांग से तंग आकर के मीर जाफर ने डचों से दोस्ती करना शुरू कर दिया, और डचों की सहायता से अंग्रेजों को भगाने की योजना बनाई। मगर इस योजना का भंडाफोड़ हो गया, और भंडाफोड़ हो जाने के कारण से ये जो अंग्रेज थे, यानी कि गवर्नर था बेनीस्टार्ट, इस बेनीस्टार्ट ने मीर जाफर को हटा दिया, और मीर जाफर को हटा करके इसके दामाद मीर कासिम को अगला नवाब बनाया। ये जो मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाने की घटना है, इस घटना को इतिहास में बेनीस्टार्ट की क्रांति कहा जाता है। ये सन 1760 में हुई थी, और 1760 में जो बंगाल के नवाब हुआ करते थे, बंगाल के गवर्नर थे, इनका नाम क्या था साहब आपका, बेनीस्टार्ट। अब जब बेनीस्टार्ट की क्रांति हो गई, अगला नवाब मीर कासिम बना, तो मीर कासिम तो इनका भी उस्ताद निकला। मीर कासिम इनका उस्ताद निकलता है कैसे, अभी जरा समझते हैं। असल में जब मीर कासिम को नवाब बनाया गया तो मीर कासिम ने जो मीर जाफर था इसे फोर्ट विलियम के अंदर बंद कर दिया कि आप फोर्ट विलियम के अंदर रहोगे, क्योंकि इसको खतरा था कि कहीं मेरा जो राज्य है वो सुरक्षित ना हो जाए। तो 1760 से लेकर के 1763 तक ये अगला नवाब बनता है। अच्छा, इसने नवाब बनने के बाद कई काम ऐसे किए जो अंग्रेज इसके विरोधी हो गए। पहला, इसको एक बात पता थी कि अगर मेरी राजधानी मुर्शिदाबाद रही, मुर्शिदाबाद के बिल्कुल बगल में कलकत्ता था, तो अंग्रेजों की धन की मांग लगातार इसी प्रकार से बढ़ती रहेगी।
तो इसने सबसे पहला काम किया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो ये मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर ले गया। मुंगेर बिहार में पड़ता था। अब इसने अंग्रेजों से कहा कि अब धन की मांग आप करिए और आइए मुंगेर में आकर के मांग करिए। मुंगेर काफी दूर था, जाना संभव नहीं होता था, तो इससे इसने अपने आप को अंग्रेजों की पकड़ से दूर रखा। दूसरा, इसने हस्ताक्षर पद्धति को समाप्त कर दिया। इसे पता था कि भारत के व्यापारी हमें टैक्स दे नहीं रहे, हमें टैक्स मिल ही नहीं रहा, फायदा अंग्रेज उठा रहे हैं, तो क्यों ना अंग्रेजों को भी फायदे से दूर रखा जाए। तो ये हस्ताक्षर पद्धति को समाप्त करके घोषणा कर देता है कि सभी व्यापारी भारत में फ्री में व्यापार करेंगे, किसी को कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इसने क्या किया कि अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन फ्रांसीसी थे, इसने फ्रांसीसी से दोस्ती की और यहां पर कारखाने बनाने प्रारंभ कर दिए, जिससे तंग आ गए अंग्रेज, और अंग्रेजों ने तंग आकर के दोबारा से मीर जाफर को अगला नवाब घोषित कर दिया। मीर कासिम को हटाया और मीर जाफर को अगला नवाब फिर से बना दिया। तो मीर जाफर अब दोबारा नवाब बनता है। नवाब बनने के बाद इसने सबसे पहला आदेश ये दिया कि भाई इस दामाद को पकड़ के लाओ, इसकी वजह से मैं जेल में रहा हूं, इसको पकड़ के लाओ। तो मीर कासिम को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। मीर कासिम जैसे ही गिरफ्तार होने का आदेश जारी हुआ तो मीर कासिम यहां से भाग गया, और भाग करने के बाद कहां पर पहुंचता है साहब, आपका शुजाउद्दौला के पास पहुंचता है। शुजाउद्दौला अवध के नवाब हुआ करते थे और इसके मित्र थे। इसने शुजाउद्दौला से सहायता मांगी कि आप मेरी सहायता करिए। शुजाउद्दौला सहायता देने को तैयार हो गया। इस समय पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी यहां पर मौजूद थे, मीर कासिम तो था ही। तीनों ने मिलकर के गुट का निर्माण कर लिया। ये जो तीनों का गुट हुआ करता था, इस गुट का जो नेतृत्व था वो साहब आपका शुजाउद्दौला करता है। दूसरी तरफ अंग्रेज थे, अंग्रेज और मीर जाफर मीर कासिम के गिरफ्तार करने के चक्कर में लगा हुआ था। इधर भी एक गुट बन गया। इस गुट का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ध्यान रखना, अगर सवाल आ जाए कि बताइए कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो युद्ध लड़ा गया, इस युद्ध को इतिहास में बक्सर का युद्ध कहा जाता है। बक्सर बिहार में था, बिहार में ये युद्ध लड़ा गया, तो इतिहास में बक्सर का युद्ध कहलाता है। एक बात ध्यान रखेंगे, इस बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के जो गवर्नर थे, इनका नाम बेनिस्टार्ट था। बेनिस्टार्ट इस समय पर साहब गवर्नर हुआ करते थे। युद्ध में इस युद्ध को वास्तविक युद्ध की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसी युद्ध में बड़े पैमाने पर नरसंहार भी हुआ, और ये वास्तव में सत्ता स्थापना का युद्ध माना जाता है। हुआ ये कि इस युद्ध में जो मीर कासिम वाला गुट था उसकी हार हो गई। मीर कासिम यहाँ से भाग गया और भाग करके दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली में ही 1777 में इसकी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी। 1777 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब ये युद्ध समाप्त हुआ, तो युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेजों ने एक संधि करने का फैसला किया, जिसे इतिहास में इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। परंतु इलाहाबाद की संधि होती उससे पहले ही 1765 में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो गई। पहली घटना यह हुई कि जो बंगाल के नवाब मीर जाफर थे, उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा अगला नवाब बनता है, जिसका नाम नजमुद्दौला था। और साथ के साथ जो बेनिस्टार्ट था, इसका कार्यकाल पूरा हो चुका था, और बेनिस्टार्ट को अब हटा दिया गया, और बेनिस्टार्ट के स्थान पर दोबारा से अगला जो बंगाल का नवाब था, वो किसको बनाया गया साहब, आपका रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना करके भेजा गया। तो बक्सर के युद्ध में तो बेनिस्टार्ट ने भाग लिया, मगर इलाहाबाद की संधि में रॉबर्ट क्लाइव ने भाग लिया था। रॉबर्ट क्लाइव आता है और इलाहाबाद की संधि करता है। एक बात आपको ध्यान रखना कि इस इलाहाबाद की संधि में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी शामिल हुए थे। असल में शाह आलम द्वितीय के साथ क्या परिस्थिति अभी चर्चा करते। हुआ यह कि जो शाह आलम द्वितीय थे, इनके साथ इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी 12 अगस्त सन 1765 में। इस इलाहाबाद की पहली संधि के तहत इनसे शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी छीन ली गई थी। इनसे कला मानिकपुर की रियासत भी छीन ली गई, और ये छीन करके सिराजुद्दौला जो शुजाउद्दौला थे अवध के नवाब, उन्हें सौंपी गई। इस पर कुछ युद्ध हरजाना भी लगाया गया, परंतु ये जो युद्ध हरजाना था ये पे नहीं कर पाए, जिस कारण से 1765 से लेकर के 1772 तक अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार करके इलाहाबाद के किले के अंदर बंद रखा था। जब 1772 में मराठा एक सरदार हुआ करते थे, जिनका नाम था महादजी सिंधिया ने इलाहाबाद पर हमला किया, और हमला करके ये शाह आलम द्वितीय को यहां से रिहा करवाते हैं, और रिहा करवा करके दोबारा से बादशाह बनाते हैं। तो ध्यान रखना कि कोई सा बादशाह अंग्रेजों की कैद में रहा था, उसका नाम था शाह आलम द्वितीय। जब ये अंग्रेजों की कैद में था तो इसका खर्च भी था, तो इसका खर्च देने के लिए अंग्रेजों ने पेंशन की शुरुआत की, और ये पहला बादशाह बनता है जो अंग्रेजों से पेंशन प्राप्त करता है। अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला जो पहला बादशाह था, इसका नाम क्या था साहब, शाह आलम द्वितीय था। ध्यान रखेंगे।
अंग्रेज इसे बादशाह भी, इसे जो है साहब आपके पेंशन भी प्रदान करते हैं। अच्छा, अंग्रेजों की कैद में बादशाह बहादुर शाह जफर भी रहे हैं, आखिरी बादशाह थे, ये भी अंग्रेजों की कैद में ही रहे। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त सन 1765 में हुई। ये जो संधि थी, ये संधि साहब आपका रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुई। इसमें शर्त निर्धारित की गई कि भाई एक अंग्रेजी सेना या अंग्रेजी रेजिमेंट जो है वो राजधानी फैजाबाद में रहेगी, और फैजाबाद में रहेगी, और उसका खर्च कौन उठाएंगे साहब आपके अंग्रेज उसका खर्च उठाएंगे, और सॉरी इसका खर्च जो है नवाब शुजाउद्दौला उठाएगा। ये डिसाइड किया गया। इस प्रकार अवध में भी अंग्रेजों का प्रवेश प्रारंभ हो जाता है और ये बंगाल में अपने शासन की शुरुआत कर देते। नजमुद्दौला नाम का एक बच्चा गद्दी पर बैठाया। अब ये जो बच्चा था, इस बच्चे पर भी शासन की पकड़ लगाने के लिए ये नए प्रकार की कर व्यवस्था की शुरुआत करते हैं, जिस नई कर व्यवस्था को इतिहास में साहब आपका द्वैत शासन कहा जाता है। अब ये द्वैत शासन क्या हुआ करता था, इसको जानना जरूरी है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट अंग्रेजों के लिए था टैक्स। अंग्रेजों से पहले टैक्स क्या होता था कि अधिकारी टैक्स इकट्ठा करते थे, और ये अधिकारी टैक्स इकट्ठा करके इस टैक्स को नवाब के पास पहुंचाते थे, और नवाब क्या करता था, इस टैक्स का एक हिस्सा अपने पास रखता था, और एक हिस्से को अपने पास रख के बाकी हिस्सा जो होता वो साहब आपका बादशाह के पास पहुंचा दिया करता था। अब हुआ क्या कि जो बंगाल से टैक्स इकट्ठा होना है, इस टैक्स को इकट्ठा करने के लिए अब अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने अधिकारी तो भारतीय रखे, परंतु अंग्रेजों को डर था कि अगर नवाब टैक्स इकट्ठा करेगा, नवाब के पास टैक्स जाएगा तो कहीं नवाब मजबूत ना हो जाए, तो इसलिए इन्होंने बीच में से नवाब को बाईपास कर दिया, और नवाब के स्थान पर इन्होंने एक नए अधिकारी की नियुक्ति की जिसको कहा गया उपनवाब। और उपनवाब से जो टैक्स था वो बादशाह के पास ना जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आने लगा। तो यहां पर जो शासन था, शासन की जिम्मेदारी तो सौंपी गई नवाब को कि नवाब साहब शासन संभालेंगे, और जो टैक्स था, राजस्व की जो व्यवस्था थी, वो उपनवाब को सौंपी गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दो व्यक्तियों की सत्ता स्थापित हो गई। एक तरफ नवाब थे और दूसरी तरफ उपनवाब थे। दोनों की सत्ता स्थापित हो जाने के कारण से इस व्यवस्था को द्वैध शासन की संज्ञा दी गई है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव इसको प्रारंभ करता है, और रॉबर्ट क्लाइव इसको प्रारंभ करता है, मगर लॉर्ड हेस्टिंग्स 1772 में जाकर के इसको समाप्त कर देता है। दुनिया में इसका जो पहले जनक थे वो कौन थे साहब आपके लियोनेस कार्टिस से। और इस कर व्यवस्था से ये अंग्रेज जो है बंगाल में अपने शासन को मजबूत करते हैं, और बक्सर और प्लासी के युद्ध को जीत करके अपनी सत्ता की स्थापना करना प्रारंभ करते हैं। और धीरे धीरे इन्होंने और भी कई क्षेत्रों को जीते, जैसे एक दो क्षेत्र, शिवाजी का क्षेत्र, मराठा स्वराज्य अक्सर पेपर में आता है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मगर आज की क्लास को यहीं पे रखेंगे, कल मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।